नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 261 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है, यदि स्टूडेंट को 103 कोडित किया जाता है तो स्कूल का कोड क्या होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट से आपका 103 किस प्रकार से लिखा हुआ है। स्टूडेंट को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 103 बन जाए, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे स्कूल से हमारा क्या कोड बनेगा। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट जो है वो आपका STUDENT से मिलकर बनता है। स्टूडेंट से हम लोग 103 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर हम लोग स्टूडेंट के सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार लिखते हैं तो देखिए सबसे पहले आपका एस है, एच जो है ये आपका 19वें नंबर पर होता है। आगे देखिए आपका टी है, टी जो है ABCD के क्रम में 20वें नंबर पर होता है। आगे देखिएगा आपका यू है, यू आपका 21वें नंबर पर होता है। आगे आपका डी है, चौथे नंबर पर होता है। आगे आपका ई है, 5वें नंबर पर होता है। एन जो है ये आपका 14वें नंबर पर होता है और टी आपका 20वें नंबर पर होता है। सभी संख्या को आपस में जोड़कर देखेंगे तो देखिए 19 + 20 जो है ये आपका 39 होता है। 39 + 21 आपका 60 होता है। 60 + 4 जो है ये आपका 64 होता है। 64 + 5 आपका 69 होता है। 69 + 14 जो है ये आपका 83 होता है। और 83 + 20 जो है ये आपका 103 होता है। ध्यान से देखिएगा तो आपका 103 यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका स्कूल है, स्कूल जो है वो आपका SCHOOL से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को पहले हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। देखिए एस जो है ये आपका 19वें नंबर पर होता है। आगे देखिए सी है ये आपका 30वें नंबर पर होता है। आगे एच है ये आपका 8वें नंबर पर होता है। ओ है ये आपका 15वें नंबर पर होता है। फिर से ओ है ये आपका 15वें नंबर पर होता है। आगे आपका एल है ये आपका 12वें नंबर पर होता है। सभी संख्याओं को आपस में जोड़िएगा तो 19 + 3 आपका 22 होता है। 22 + 8 आपका 30 होता है। 30 + 15 आपका 45 और 45 + 15 आपका 60 और 60 + 12 जो है ये आपका 72 होता है। 72 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। जिस प्रकार से स्टूडेंट को 103 लिखा जाता है उसी प्रकार से स्कूल को जो है वो 72 लिखा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 6 का संबंध 222 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 7 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 6 से हम लोग 222 किस प्रकार से ला सकते हैं। 6 को हम लोग क्या करेंगे,
ताकि हमारा 222 बन जाए। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 7 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 6 से 222 लाना है। अगर हम लोग सबसे पहले 6 के पावर 3 करते हैं तो 6 के पावर 3 जो है ये आपका 216 होता है और 216 प्लस 6 करने पर आपका 222 बनता है। ध्यान से देखिएगा, संख्या 6 है तो 6 के पावर 3 और संख्या 6 है तो प्लस 6 किए हैं। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। संख्या 7 है तो सबसे पहले 7 के पावर 3 करेंगे। 7 के पावर 3 जो है वो आपका 343 होता है। यहाँ पर देखिए संख्या 6 है तो प्लस से संख्या 7 है तो यहाँ पर हम लोग प्लस 7 करेंगे। 343 प्लस 7 जो है वो आपका 350 होता है। 350 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 350 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से भारत का संबंध नई दिल्ली के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है पाकिस्तान का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा, भारत से आपका नई दिल्ली किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा पाकिस्तान से आपका कौन सा शब्द संबंधित होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो भारत से नई दिल्ली लिखा हुआ है। भारत का जो राजधानी है वो नई दिल्ली है। उसी प्रकार से पाकिस्तान का राजधानी जो है वो इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका इस्लामाबाद भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। कैमरा, मेज और फर्नीचर का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्द में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कैमरा है, मेज है और फर्नीचर है। देखिए फर्नीचर के अंदर ही आपका मेज हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले हम लोग फर्नीचर के लिए एक गोला बना लेंगे और फर्नीचर के अंदर जो है वो आपका मेज हो जाएगा। तो फर्नीचर के अंदर हम लोग मेज को रख देंगे। उसके बाद कैमरा है, कैमरा जो है ये दोनों शब्द से अलग दिया गया है, यानी कि कैमरा को हम लोग ये दोनों से अलग कर देंगे। यानी कि कैमरा के लिए आरेख आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है निम्नलिखित चित्र में कितने त्रिभुज है। इस वाले आकृति में टोटल कितने त्रिभुज ट्रायंगल बनते हैं, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले आकृति में टोटल कितना त्रिभुज ट्रायंगल बनता है। सबसे पहले आप लोग आकृति को ध्यान से देखिएगा। आकृति को देखिएगा तो देखिए सबसे पहले जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो आपका एक चतुर्भुज दिया गया है। और जब भी आपको चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोले तो हम लोग कौन सा ट्रिक यूज करते हैं। सबसे पहले चतुर्भुज के अंदर जो है वो छोटे छोटे खंड को काउंट कर लेते हैं और उसमें 2 से गुना कर देते हैं। इस वाले चतुर्भुज के अंदर छोटे छोटे खंड को काउंट कीजिएगा तो देखिए एक खंड आपका ए हो जाएगा, दूसरा ए हो जाएगा, तीसरा ए हो जाएगा, चौथा आपका ए बनेगा, पांचवा ए बन जाएगा, छठा ए हो जाएगा,
सातवां आपका ए हो जाएगा और आठवां आपका ए हो जाएगा। यानी कि इसके अंदर 8 छोटे छोटे खंड है, 8 गुना 2 करेंगे तो ये आपका 16 हो जाएगा। यानी कि इसके अंदर जो है वो आपके 16 त्रिभुज बनते हैं। ध्यान से देखिएगा तो 17वां आपका ए हो जाएगा, 18वां आपका ए हो जाएगा और 19वां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ए जो है ये आपका 19वां हो जाएगा। अभी इसमें आपके और त्रिभुज बनते हैं, ध्यान से देखिएगा तो 20वां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बनता है, ए जो है ये आपका 20वां हो जाएगा और उसी प्रकार से 21वां जो है वो आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बनते हैं, ये आकृति जो है 21वां हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में आपका 21 दिया गया है? 21 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले चित्र में टोटल त्रिभुज 21 बनते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कार्य है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम आकृति को पहचान करें। इस बार आपको विषम आकृति चुनने के लिए बोला जा रहा है और जब भी आपको विषम आकृति चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों आकृति में आपका सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है। जो आकृति आपका सबसे अलग बनेगा वही आकृति आपका विषम आकृति हो जाएगा, यानी कि वही आकृति जो है वो आपका सही उत्तर भी हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा आकृति ए को, तो यहाँ पर देखिएगा तो आपका 1 2 3 4 लाइन दिए गए हैं। आकृति बी में देखिएगा तो आपका 1 2 3 लाइन ही दिया गया है। आकृति सी में भी आपका 1 2 3 लाइन ही दिया गया है और आकृति डी में देखिएगा तो आपका 1 2 3 लाइन है, यानी कि सभी में जो है वो आपके 3 लाइन दिए गए हैं। जबकि आकृति ए में आपका 4 लाइन दिया गया है, तो सबसे अलग आकृति आपका ए बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कार्य है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। या तो प्रश्न को हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या फिर प्रश्न को हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग सबसे पहले प्रश्न को इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है, यानी कि सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर आपका 3 और 5 से 4 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 6 और 8 से 7 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 8 और 4 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सभी बच्चे पहले अपना दिमाग लगाइएगा। 3 और 5 से हम लोग 4 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले ये दोनों संख्या को आपस में जोड़ ले, यानी कि 3 + 5 करेंगे तो ये आपका 8 हो जाएगा और 8 में जब 2 से भाग करेंगे तो ये जो है ये आपका 4 बनता है। देखिए नीचे वाला संख्या आपका 4 दिया गया है, वही सेम हम लोग आगे करेंगे। पहले दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे, 6 + 8 करेंगे तो ये आपका 14 हो जाएगा और जब 14 में 2 से भाग करेंगे तो ये आपका 7 बनेगा। देखिए नीचे वाला संख्या आपका 7 भी दिया गया है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले दोनों संख्या को आपस में जोड़ लेंगे, 8 + 4 करेंगे तो ये आपका 12 हो जाएगा और जब हम लोग 12 में 2 से भाग करेंगे तो ये जो है ये आपका 6 हो जाएगा। 6 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 6 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे,
क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला सीरीज को तो सबसे पहले जो है वो आपका 0 दिया गया है। 0 के आगे देखिएगा तो आपका 7 दिया गया है। 7 के आगे जो है वो आपका 26 दिया हुआ है। 26 के आगे आपका 63 दिया गया है। 63 के आगे आपका 124 दिया गया है। 124 के आगे आपका 215 दिया हुआ है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये सभी संख्या को तो ये सभी संख्या जो है किसी न किसी संख्या के पावर 3 के करीब में दिया गया है। जैसे कि 0 जो है ये आपका 1 के पावर 3 माइनस 1 होता है। देखिए 1 के पावर 3 जो है वो आपका 1 होता है और 1 माइनस 1 जो है वो आपका 0 बनता है। 7 को देखिएगा तो 7 जो है ये आपका 2 के पावर 3 माइनस 1 है। 2 के पावर 3 जो है वो आपका 8 होता है। 8 माइनस 1 आपका 7 बनता है। आगे देखिए 26 है। ये जो है ये आपका 3 के पावर 3 माइनस 1 है। 3 के पावर 3 जो है वो आपका 27 होता है। 27 माइनस 1 आपका 26 बनता है। आगे देखिए 63 है। ये जो है ये आपके 4 के पावर 3 माइनस 1 है। आगे देखिए 124 है। ये आपका 5 के पावर 3 माइनस 1 है। आगे आपका 215 है। ये आपका 6 के पावर 3 माइनस 1 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा 1 के पावर 3 माइनस 1, 2 के पावर 3 माइनस 1, 3 के पावर 3 माइनस 1, 4 के पावर 3 माइनस 1, 5 के पावर 3 माइनस 1, 6 के पावर 3 माइनस 1, यानी कि अगला जो है वो आपका 7 के पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा। 7 के पावर 3 जो है वो आपका 343 होता है और 343 माइनस 1 जो है वो आपका 342 हो जाएगा। 342 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? 342 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 342 भरा जाएगा। दोस्तों इस वाले पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है निम्नलिखित को उनके जीवन काल के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हाथी, घोड़ा, बाघ और भेड़िया का किस प्रकार से अवरोही क्रम बनेगा जीवन काल के आधार पर, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग इस सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का किस प्रकार से जीवन काल के आधार पर अवरोही क्रम बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये सभी शब्दों में जो है सबसे पहले शब्द जो है सबसे ज़्यादा जीवन काल जो है वो आपका हाथी का होता है, यानी कि सबसे पहला जो है वो आपका हाथी हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। हाथी के बाद देखिएगा तो आपका जो है वो घोड़ा का जीवन काल होता है, यानी कि 2 नंबर। घोड़ा के बाद जो है वो आपका बाघ का जीवन काल होता है, यानी कि 3 नंबर। और बाघ के बाद जो है वो आपका भेड़िया का जीवन काल होता है, यानी कि 4 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 1, 2, 3, 4 दिया गया है? ध्यान से देखिएगा 1, 2, 3, 4 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यहाँ पर आपका एक आकृति दिया हुआ है। इस वाले आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है।
दोस्तों जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग दर्पण को ध्यान से देखिएगा। दर्पण को देखिएगा तो कुछ इस प्रकार का आपका दर्पण दिया गया है, और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो आकृति जो है वो आपका बाएं से उलटकर दाएं में चला जाएगा, और दाएं वाला आकृति आपका उलटकर बाएं में चला आएगा। यानी कि जब हम लोग इस वाले आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहले जो आपका एस यहाँ पर दिया गया है ये आपका उलटने के बाद अब 1 नंबर में हो जाएगा, और ये जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे, और ये जो सी है ये आपके आकृति इस प्रकार से उलटने के बाद इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे, और ये जो आपका टी इस प्रकार से है ये आपका उलटने के बाद भी इसी प्रकार से दिखाई देगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा देखिएगा ऑप्शन में दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। तो इस प्रकार का उत्तर आकृति जो है वो आपका बी नंबर में बनता है, और बी नंबर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कार्य है नीचे दिए गए कथनों तथा निष्कर्षों का अध्ययन कीजिए और उनके आधार पर तय कीजिए कि दिए गए दोनों कथनों के स्तंभ में कौन से निष्कर्ष तर्क संगत है। ये जो प्रश्न है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा, और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन पहले आपको कह रहा है सभी सूरज चंद्रमा है। सभी सूरज क्या है, चंद्रमा है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, सभी सूरज चंद्रमा है, यानी कि चंद्रमा के अंदर जो है वो आपका सूरज हो जाएगा। यानी कि ये जो आरेख है ये आपका सूरज के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर सूरज भी लिख लीजिएगा ताकि आपको प्रश्न को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। ये जो आरेख है ये आपका सूरज के लिए हो जाएगा, और सभी सूरज क्या है, चंद्रमा है। यानी कि ये जो आरेख है ये आपका चंद्रमा के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर चंद्रमा भी लिख लीजिएगा ताकि आपको प्रश्न को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। आगे कथन को पढ़िएगा। आगे कथन आपको कह रहा है सभी चंद्रमा तारे हैं। सभी चंद्रमा क्या है, तारे हैं, यानी कि तारे के अंदर जो है वो आपके चंद्रमा हो जाएंगे। यानी कि ये जो आरेख है ये आपका तारा के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर तारा भी लिख लीजिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका तारा हो जाएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष 1 आपको कह रहा है सभी सूरज तारे हैं। ध्यान से देखिएगा, तो सूरज के लिए आरेख आपका यहाँ पर है, और तारे के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। तारे के अंदर ही आपका सूरज दिया गया है, यानी कि सभी सूरज आपके तारे हो सकते हैं। ये जो निष्कर्ष है ये आपका सही बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, कुछ चंद्रमा सूरज है। ध्यान से देखिएगा, तो चंद्रमा के लिए आरेख आपका यहाँ पर है, और सूरज के लिए जो आरेख है वो आपका यहाँ पर है। चंद्रमा के अंदर ही आपका जो है वो सूरज दिया गया है। चंद्रमा के अंदर जो है वो आपका सूरज दिया गया है, यानी कि कुछ चंद्रमा जो है वो आपका सूरज भी हो सकता है। ये भी निष्कर्ष जो है वो आपका सही बनता है। दोनों निष्कर्ष आपका सही निकलता है। कौन सा ऑप्शन में दोनों निष्कर्ष को सही किया गया है, ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा, तो निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों तर्क संगत है, यानी कि दोनों निष्कर्ष को ऑप्शन नंबर ए में सही किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों तर्क संगत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा।
इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा अक्षर श्रृंखला को, तो सबसे पहले जो है वो आपका जेड दिया गया है, जेड के आगे जो है वो आपका एक्स दिया हुआ है, एक्स के आगे आपका भी है, भी के आगे आपका टी दिया गया है, टी के आगे आपका आर है, आर के आगे आपका पी है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए यहाँ पर आपका जेड से एक्स दिया गया है, जेड जो है ABCD के क्रम में 26वें नंबर पर होता है और एक्स आपका 24वें नंबर पर, यहाँ पर आपका -2 है। आगे देखिएगा एक्स से आपका भी है, एक्स आपका 24वें पर होता है, भी 22वें पर, यहाँ पर भी आपका -2 है। आगे देखिए भी से आपका टी है, भी आपका 22वें नंबर पर होता है, टी आपका 20वें पर, -2 है। आगे देखिएगा टी से आगे आपका आर है, टी आपका 20वें पर होता है, आर आपका 18वें पर, फिर से -2 है। आगे आपका आर से पी है, आर आपका 18वें पर होता है, पी 16वें पर, फिर से -2 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा -2 -2 -2 -2 -2, तो आगे भी हम लोग -2 करेंगे। पी जो है ये आपका 16वें पर होता है, 16 - 2 आपका 14 और 14वें पर कौन सा अक्षर होता है, 14वें क्रम पर जो है वो आपका एन होता है। एन आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका एन भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है एक आदमी 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है, दाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर जाता है, दोबारा दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो है वो आपका पूरब ए वाला दिशा होता है, पश्चिम को देखिएगा तो आपका ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण जो है वो आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है एक आदमी 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। देखिए पश्चिम आपका ए वाला दिशा, यानी कि पहले ए वाला दिशा में वह 3 किलोमीटर जाता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। जब यहाँ से वह बाईं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा जो है ए वाला दिशा हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में वो फिर से 3 किलोमीटर जाता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, दाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर जाता है। जब यहाँ से वह दाईं ओर मुड़ेगा तो इसका ए वाला दिशा हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में वह 1 किलोमीटर जाता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, आगे प्रश्न आपको कह रहा है दोबारा दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। जब यहाँ से वह फिर से दाईं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा जो है ए वाला दिशा हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में वो फिर से 3 किलोमीटर जाता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है। देखिएगा जहाँ से वह चलना शुरू किया था वहाँ से अब वह कितना दूरी पर है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। देखिए आदमी जो है यहाँ से चलना शुरू किया था और यहाँ तक चलकर आया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है वो आपका 3 किलोमीटर है और ए वाला जो दूरी है वो आपका देखिएगा तो 1 किलोमीटर है, यानी कि ए वाला दूरी भी जो है वो आपका 1 किलोमीटर बनेगा। 1 + 3 जो है वो आपका 4 किलोमीटर होता है। 4 किलोमीटर आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है यदि चम्मच को प्लेट कहा जाए, प्लेट को चाकू कहा जाए, चाकू को ग्लास कहा जाए, ग्लास को तस्तरी कहा जाए तथा तस्तरी को चम्मच कहा जाए तो फल को किससे काटा जा सकता है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा।
प्रश्न आपको क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है चम्मच को प्लेट कहा जाए, यानी कि इस वाले प्रश्न में चम्मच को प्लेट कहा जाता है, प्लेट को चाकू बोला जाता है, चाकू को गिलास कहा जाता है, गिलास को तस्तरी कहा जाता है, तस्तरी को जो है वो चम्मच कहा जाता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। देखिए आप लोगों से क्या पूछ रहा है, तो फल को किससे काटा जा सकता है। फल को काटने के लिए क्या चीज़ का उपयोग किया जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा और प्रश्न को समझिएगा तो देखिए फल को काटने के लिए सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि फल को काटने के लिए हम लोग क्या चीज़ का उपयोग करते हैं। तो फल को काटने के लिए जो है वो हम लोग चाकू का उपयोग करते हैं। और इस वाले प्रश्न में देखिएगा तो चाकू को क्या कहा जाता है, चाकू को जो है वो गिलास कहा जाता है, यानी कि इस वाले प्रश्न के अनुसार फल को काटने के लिए जो है वो गिलास का उपयोग किया जाएगा। गिलास आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले प्रश्न के अनुसार फल को जो है वो गिलास से काटा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आज के 15 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।